अम्ल, क्षार एवं लवण दूसरा चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं। पहले चैप्टर का एक एक पार्ट प्रश्न उत्तर से लेके परिभाषा से लेके हर चीज़ अपलोड कर दिया है और ये दूसरा पार्ट है मेरे भाई, यानी कि दूसरा चैप्टर है तुम्हारा। और इस चैप्टर को भी काफ़ी अच्छे तरीके से निचोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से जो चीज़ें भी निकल सकती है वो सारी चीज़ें मैंने निकाल रखी है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर तक सब चीज़ कराऊंगा, बिल्कुल भी रिलैक्स रहो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे भाई मैंने आप सभी के लिए तैयार कर रखी है, ठीक है। चलो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले क्लास 10th के बारे में हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। याद रहेगा ना? चलो बिल्कुल भी चैप्टर आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा मेरे भाई। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग अम्ल के बारे में, क्षार और भौतिक गुणधर्म एवं स्रोत, यानी ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, भौतिक गुण उसके क्या होते हैं, है ना, उसके स्रोत क्या होते हैं, सूचक एवं इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। चीज़ें क्लियर है ना? ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने बना रखे हैं कि इतने सारी चीज़ों को पढ़ना है। फिर उदासीनीकरण, अभिक्रिया तथा लवण को पढ़ेंगे। पीएच स्केल के दैनिक जीवन में पीएच स्केल का मान क्या होता है, उस चीज़ को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग जैसे बोलते हो ना कि आप बेहतर तरीके से पढ़ाते हो, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ते हो, तो मेरा काम है भाई कि आपको मैं डिटेल कॉन्सेप्ट दूं, एक भी चीज़ें ना छोड़ूं, मेरा वही काम है। और मैं बाकी टीचर की तरह लंबे लंबे वीडियोस बना के आपका समय नहीं बर्बाद करता, ठीक है। आराम तरीके से पढ़ा देता हूं। तो चलो हम लोग अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण लवण तथा उनके उपयोग के बारे में सबसे पहले जानते हैं, ठीक है। देखो कुछ महत्वपूर्ण लवण तथा उनके उपयोग, यानी सबसे पहला पॉइंट देखना, साधारण नमक, दूसरा पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण, तीसरा पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, चौथा पढ़ेंगे धोवन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कुछ महत्वपूर्ण लवण कहलाते हैं सारे। साधारण नमक, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोवन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारे लवण कहलाते हैं और इसके बारे में हम लोग, इसके उपयोग के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अम्ल क्या होता है। अगर अच्छा लगता है ना, अपने दोस्तों को बताना है, 5 को दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर करना है आपको, है ना। इतना आप कर दोगे मेरे भाई, अगर आप बोर्ड में नंबर लाना चाहते हो, यार फ्री में सारी चीज़ें दे रहा हूँ, इतना तो कर ही सकते हो ना। जैसे जैसे जुड़ेगा लड़का वैसे वैसे बेहतर कंटेंट मिलेगा। नहीं जुड़ेगा भाई क्या कर सकते यार, कुछ होगा ही नहीं तो समझ रहे हो, मैं भी डिमोटिवेट हो जाऊँगा, है ना, कभी मन कर देगा छोड़ने का। तो वही चीज़ें हैं यार, सपोर्ट मारो। अम्ल वे पदार्थ हैं, यानी अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, यानी कि रेड से क्या कर देते हैं, देखो ध्यान से देखो, नीले को, है ना, यानी कि ब्लू को क्या कर देते हैं मेरे भाई, रेड कर देते हैं। क्लियर हो गया? एक पॉइंट याद रखना कि नीले से रेड कर देता है तथा जल में घुलने पर H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं। जल में जैसे घुलेंगे तो क्या देंगे, H पॉजिटिव देंगे। चीज़ें याद रखना, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, हर चीज़ काफ़ी बेहतर से। चीज़ें याद हो गई होंगी कि ये खट्टा होता है स्वाद में, ठीक है, और ये नीला से रेड कर देता है, और ये मेरे भाई जल में जैसे ही घुलता है तो H+ हाइड्रोजन देता है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। हमेशा याद रखो कि आप क्लास 10th में हो, आपका पहला बोर्ड है और आपका ये पहला भाई है ना। 10th 11th 12th सब क्लास में साथ रहेगा कंपटीशन तक। तो इसलिए बोलता हूँ, जब मेरे से ट्यूनिंग बैठा लोगे ना, वाइफ मिलने लगेगी, वाइफ यानी मैच खाने लगेगा ट्यूनिंग हम दोनों का, तो बहुत लंबे समय तक हम लोग चलेंगे ना। अब हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक अम्ल क्या होता है। देखो स्रोतों के आधार पर अम्लों के प्रकार, तो अम्लों के प्रकार में सबसे पहला प्रकार आता है प्राकृतिक अम्ल। तो इसके बारे में ध्यान से देखिएगा और इसके मैं उदाहरण भी कराऊंगा, ठीक है, इसके मैं उदाहरण भी कराऊंगा। तो चलो इसको हम लोग काफ़ी बारीकी तरीके से करते हैं। एक कुछ बड़े बड़े फॉन्ट मैंने इसलिए तैयार करा रखा है यहाँ पर कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। वे अम्ल जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों जैसे पौधों एवं जीव जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, यानी ये ऐसे अम्ल होते हैं जिन्हें प्राकृतिक स्रोत के द्वारा, जीव जंतु के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, उसे हम लोग प्राकृतिक अम्ल बोलते हैं। उदाहरण में देख लो, जिसे मान लो इधर अम्ल लिख रखा है, इधर प्राकृतिक सोर्स है ना, और इधर अम्ल है और इधर प्राकृतिक स्रोत है, वही नेचुरल सोर्स इंग्लिश में, है ना, प्राकृतिक सोर्स है, साधन है, एक स्रोत है, ठीक है। देखो सबसे पहला है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, इसको किनारे रखो अभी इधर वाले साइड को। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? अंगूर में। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में।
उम्मीद करता हूं कि ये चारों अम्ल आपको याद हो गया होगा। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल अंगूर में और लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। क्लियर है? इधर आते हैं। टार्ट्रिक अम्ल इमली में, मैलिक मौलिक अम्ल सेवा में, ठीक है, सेव यहाँ होना चाहिए था, सेव में ना, ऑक्सोलिक अम्ल टमाटर में और एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से ये जो अम्ल है ये चीज़ें बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार देख लो, एक बार और याद कर लो। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, सिट्रिक भी, ठीक है, बोलते हैं, अंगूर में टार्ट्रिक और दूध में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, सेव में मौलिक अम्ल, ठीक है, और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल और सिरका में एसिटिक अम्ल। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी गर्मी है, फैन ऑन नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको साउंड का सामना ना करना पड़े। मैं भाई गर्मी का सामना कर लूँगा, ठीक है, बट आप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा देखो, हम लोग अच्छे तरीके से इसके बारे में जानते हैं, क्या है सिंथेटिक अम्ल, है ना, सिंथेटिक अम्ल जिसको बोलते हैं, सिंथेटिक अम्ल, सिंथेटिक अम्ल, ठीक है, वे अम्ल जो विभिन्न खनिजों द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं, है ना, अलग अलग विभिन्न तरह के प्रयोग करके इसे प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। उदाहरण में जैसे H2SO4 जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल आदि, ये सब ऐसे अम्ल हैं जो कि किसके अंदर आते हैं, सिंथेटिक अम्ल के अंदर आते हैं। याद रहेगा ना? चलो, तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। देखो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है मेरे भाई, प्रबलता के आधार पर अम्लों के प्रकार। अब यहाँ प्रबलता के आधार पर बात कर रहा है, प्रबलता के आधार पे ना अम्लों के प्रकार के बारे में जानेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रबल अम्ल क्या होता है। ध्यान से मेरे भाई, प्रबल अम्ल क्या होता है, वे अम्ल जो किसी विलयन में अधिक H पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव को बोलते हैं, ऊपर भी मैंने बता रखा था, उत्पन्न करते हैं, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 जस्ट ऊपर भी मैंने बताया था, ठीक है, H2SO4 लिखकर, और HNO3 भी ऊपर हमने बताया था। तो ये चीज़ें जो होती है मेरे भाई प्रबल अम्ल के अंदर यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होती हैं। याद रहेगा ना इंग्लिश में, स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल के अंदर आती है, HCl, H2SO4, HNO3 आदि। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा इसके टाइप के ऊपर बात करते हैं, दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड, कमजोर, ठीक है, दुर्बल अम्ल मेरे भाई वीक एसिड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, यानी कि कमजोर अम्ल, ठीक है। चलो, वे अम्ल जो किसी विलयन में कम H पॉजिटिव आयन देते हैं, यानी कम देते हैं, ज्यादा नहीं, कम। उदाहरण में CH3COOH जिसको एसिटिक अम्ल कहते हैं, CHCOOH इसको फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, यानी CHCOOH एसिटिक अम्ल और HCOOH जिसको हम फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं। ये तुम्हारे क्लास 10th में आते हैं। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने बोल दिया क्लास 10th में आते हैं, कहने का मतलब है कि एग्जाम में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि इतना चीज़ें जो मैंने बताई वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अरे यार, बोर्ड भी हम लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, नहीं बोल रहे बच्चों के साथ। अब छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें जाननी है। अम्ल के बारे में आपने जान लिया, पूरे डिटेल में सब चीज़ें बता दी। क्षार के बारे में हम लोग जानते हैं। क्षार क्या होता है, ध्यान से समझना। क्षार वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे तथा स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। ये तो स्वाद में बहुत कड़वे होते हैं और स्पर्श करोगे तो लगते हैं कि साबुन है। स्पर्श यानी कि छुओगे तो, ठीक है। चलो, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है कि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। नीला को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। और लाल को नीला कौन कर देता है? क्षार कर देता है, ठीक है। तथा जल में घुलने पर OH निगेटिव आयन देता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। समझ में आ गया होगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा है सारी चीजें। चलो, उदाहरण में देख लो NaOH जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH जिसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि। तो ये सारे तुम्हें अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पढ़नी है। उम्मीद करता हूँ कि आप 5 को दोस्त के पास इस वीडियो को शेयर कर दिए हो, जोड़ दिए हो, ठीक है। तो हम लोग क्षार के बारे में तो थोड़ा मोड़ा बेसिक सी चीज़ें जान गए हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो प्रबल क्षार है, किसे बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस इंग्लिश में, ठीक है। प्रबल क्षार
है ना। अरे यार टॉपिक उड़ गया, 1 मिनट गाइस, टेंशन मतलब बिल्कुल भी टेंशन आप लोग लेते हो यार, अच्छे तरीके से मेरे साथ हो, बिल्कुल भी रिलैक्स रहो, ठीक है। चलो हम लोग प्रबल क्षार के बारे में जान रहे हैं। प्रबल क्षार क्या होता है, जिसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। वे क्षार जो जल में घुलने पर अधिक OH, यहाँ पर होना चाहिए था माइनस, कोई नहीं, आयन उत्पन्न करते हैं, यानी कि कितना अधिक, है ना, वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। यानी कि H निगेटिव जो है ना वो बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल में NaOH और KOH, इसका नाम तो पता है, ऊपर बता दिया, बार बार बोलने से टाइम क्यों बेकार करें। दुर्बल क्षार क्या होता है, जिसको वीक बेस बोलते हैं। वे क्षार जो जल में घुलने पर अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में OH और निगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। यहाँ नहीं है मेरे भाई, टाइपिस्ट के द्वारा हो गया थोड़ा सा मिस्टेक, करते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जिसे NH4OH जिसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तुम्हारे वीक बेस के अंदर आता है, यानी कि दुर्बल क्षार के अंदर आता है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अभी तक मैंने जितना बताया, ठीक है। आगे देखो, सूचक के बारे में हम लोग जानेंगे, क्षार के सूचक के बारे में ध्यान से देखना। सूचक क्या होता है मेरे भाई, वे पदार्थ जो किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति की पहचान करते हैं, समझ रहे हो, यानी अम्ल की या क्षार की जो पहचान कराए वो सूचक कहलाता है ना। इनका रंग या गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, या तो अम्लीय में बदल जाता है या तो क्षारीय में बदल जाता है। अब इस सूचक के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। इसके मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, 3 गो प्रकार होता है, और इसे 3 समूहों में बांटा गया है, अच्छे से देखना, है ना। सूचक के प्रकार के बारे में हम लोग जान लेते हैं मेरे भाई। अब बताओ कि एक एक वीडियोस में आपको कौन अच्छे तरीके से चीज़ें पढ़ाएगा, कौन अच्छे तरीके से समझाएगा, वो तो मैं हूँ कि आपको कम समय देकर, है ना, मतलब बहुत कम समय में यार कंटेंट आपको देता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस तरह से पढ़ाई करो ताकि कोई तुमसे आगे ना निकल पाए, और आपका भाई सारी चीज़ें तैयारी करा रहा है ना, कोई निकलेगा थोड़े यार। प्राकृतिक सूचक क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से देखना। वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण में लिटमस हो गया, एगो हल्दी हो गया, है ना, चाइना रोज हो गया, चाइना रोज लैंप हो गया। तो ये चीज़ें नेचुरल द्वारा, यानी कि नेचर यानी हमारे प्राकृतिक के द्वारा सब चीज़ें मिलती है यार। हल्दी की खेती करते हो, लिटमस द्वारा मिल ही जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे नेचुरल चीज़ें हैं जिसको हम प्राकृतिक सूचक बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर, याद रहेगा क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। चलो लिटमस के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लिटमस क्या होता है। उससे पहले इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को बताओ इस चैनल के बारे में कि यहाँ पर टेस्ट होगा, PDF मिलेगा, हर वो चीज़ मिलेगा, है ना मेरे भाई। ध्यान से देखो, लिटमस जल में घुलनशील एक रंजक है, यानी कि ये जल में घुल जाता है, जिसे थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो कोई पूछ देगा कि लिटमस कहाँ से आता है, तो लाइकेन पौधे से आता है ना। क्या, थैलोफाइट समूह के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, ऐसे में यह बैंगनी रंग का होता है। यह किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का हमारा जो लिटमस है वह होता है, ना ही क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट जो था लिटमस का वो कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैं और आप लोग आशा रखते हो खुद पे कि क्या कंप्लीट हुआ है, क्या भैया सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। देखो लिटमस पत्र क्या होता है, ध्यान से देखना। लिटमस पत्र 2 रंगों के होते हैं। कितने रंगों के होते हैं लिटमस पत्र, 2 रंगों के होते हैं, जिन्हें अम्ल तथा क्षार की पहचान करने में प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि लिटमस हमें बताता है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। क्लियर है, चलो इतना समझेगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। चलो, और जबकि क्षार क्या करता है, उल्टा, लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। चलो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट याद रखना, ये अम्ल का काम है। अम्ल क्या करता है, नीला से लाल, और क्षार लाल से नीला कर देता है। याद हो गया होगा, आगे बढ़े। चलो दूसरा है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय तथा
क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। किस माध्यम में? अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, वो गंधीय सूचक कहलाती है। उदाहरण में प्याज हो गया, लवंग हो गया, वेनिला हो गया आदि, ये सारे जो हैं मेरे भाई वो अम्ल से किस में बदल जाते हैं? क्षार में बदल जाते हैं। चलो बिल्कुल भी क्लियर हो गया मेरे भाई, है ना। अगला हम लोग जानेंगे कृत्रिम या संश्लेषित सूचक के बारे में। तो जितने चीज़ें मैं बता रहा हूँ आज अच्छे तरीके से कर लेना, बिल्कुल मचा दोगे, सब्सक्राइब कर ही लोगे, आपको पता है। कृत्रिम या संश्लेषित सूचित क्या होता है? सूचक, सॉरी, वे सूचक जिन्हें रासायनिक पदार्थों द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में, रासायनिक प्रयोगशाला में, याद रखना, उसे कृत्रिम या संश्लेषित सूचक कहते हैं। इसमें आता है मिथाइल ऑरेंज, है ना, और आता है फिनेप्थेलिन, याद रहेगा। इनका उपयोग अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए होता है। इनका इस्तेमाल कब होता है? अम्ल और क्षार के जांच के लिए, कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। देख रहे हो हालत बिल्कुल पंचर है, और आप सभी को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, बहुत हालत खराब है। आज जो हम लोगों का छोटा सा टॉपिक है अम्लों के, ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या है टॉपिक, क्या है कि अम्लों के रासायनिक के गुण। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना कि पहला पॉइंट क्या है? धातु के साथ अभिक्रिया। किसका? अम्ल का। ठीक है, देखो, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। याद रहेगा, क्या बनाते हैं? लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करके? जो अम्ल है वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा मेरे भाई? धातु के साथ। यहीं पर देखो, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके, चीजें क्लियर तरीके से समझना, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एग्जाम्पल में देख लो, जिसे अम्ल प्लस धातु है तो लवण और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग चीजें हो गई, यानी कि क्या बन गया? एक लवण बन गया और एक हाइड्रोजन बन गया। यानी इसमें एक एग्जाम्पल लेकर देख लो, जिसे HCl और प्लस Na, एक अम्ल है एक धातु है। ठीक है, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो NaCl अलग और H2 अलग, यानी कि लवण अलग बन गया और हाइड्रोजन अलग बन गया। चीजें बिल्कुल क्लियर है। चलो समझ में आ गया होगा। HCl से होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, Na से होता है सोडियम, NaCl से होता है सोडियम क्लोराइड, और H2 से क्या होता है आपका? हाइड्रोजन। ठीक, तो इस तरह से हमने एक पॉइंट को कवर कर लिया, और आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये पॉइंट्स जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें एक और एग्जाम्पल है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है H2SO4 प्लस Zn, और इन दोनों मिलाकर क्या बना? ZnSO4 प्लस H2 अलग हो गया। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, Zn को बोलते हैं जिंक, ZnSO4 को जिंक सल्फेट बोलते हैं, और H2 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे नाम आपको याद भी हो गए होंगे, और दो एग्जाम्पल कराया, कम से कम एक याद रखना, अगर हो सके तो आप दोनों याद कर लेना, बेस्ट रहेगा। दूसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे इसके कि धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया जब होगा अम्ल का तो वो क्या चीज़ें देगा। ध्यान से देखना, इस पे हम लोग थोड़े से चर्चा करते हैं अच्छे तरीके से, इसे समझते हैं अब। ठीक है, चलो, धातु बाइकार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करेगा कौन? अम्ल। याद रखना, जो टॉपिक मैं बताता हूँ वो टॉपिक याद रखा करो, उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ। अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ, क्या? अम्ल जो है धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और CO2 गैस बनाते हैं। याद रहेगा, जल बनाता है, लवण बनाता है और CO2 गैस बनाता है। चलो जी ठीक है, अम्ल मिलेगा, धातु बाइकार्बोनेट दोनों मिलेगा तो लवण अलग, जल अलग और CO2 अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल HCl प्लस NaHCO3 है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NaHCO3 मतलब क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और इसका मतलब यहाँ पर सोडियम है, इसका है। ठीक है, अच्छे से याद रख लो, ये चीज़ें इसका है और ये चीज़ें किसका है? इसका है। H2O का मतलब जल होता है, तुम्हें पता है, और CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्साइड आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्साइड कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, कार्बोनेट ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी। ठीक है, चलो, तो एग्जाम्पल भी हमने आपको समझा दिया, तो बेस्ट तरीके से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे अगर हम लोग चले, ठीक है, किसकी बात करते हैं? अगर हम लोग आगे चले तीसरे नंबर की पॉइंट की ओर अगर हम लोग चले, तो धातु ऑक्साइडों का अम्लों के साथ अभिक्रिया, यानी धातु ऑक्साइडों का अम्लों के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या होगा? इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, राइट? कैसे देखना है? ध्यान से देखो, सभी धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं सब क्षारीय होते हैं, यानी कि बेस होते हैं। याद रहेगा ना, बेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्षार। ठीक है,
तो सब बेस होते हैं यानी कि क्षार होते हैं, इसलिए ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरे भाई? अभिक्रिया किसके साथ करते हैं? अम्ल के साथ। और बनाते क्या है? जल बनाते हैं और लवण बनाते हैं, याद रखना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल एक है, ध्यान से देखो। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल को अगर हम लोग करेंगे अभिक्रिया तो लवण अलग और जल अलग कर देगा। एग्जाम्पल C4O है, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रखा है, तो बाहर क्या निकल गया? कॉपर क्लोराइड निकल गया और H2O बाहर यानी कि जल बाहर आ गया, यानी कि इसको बोलते हैं लवण, इसको बोलते हैं जल। ये चीज़ें क्लियर है। और इधर एक धातु ऑक्साइड था और एक अम्ल था, तो उस तरह से रिएक्शन करा और धातु ऑक्साइडों का अम्लों के साथ अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल भी था, हर चीज़ का एग्जाम्पल है, जिससे आप काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। एंड आगे हम लोग पीएच स्केल के बारे में जानने वाले हैं, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। याद रखना 2 से 3 नंबर तक तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, 2 नंबर के सवाल में आपके पीएच स्केल से एक क्वेश्चन डाल दिया जाता है। याद रहेगा इतना बस। तो पीएच स्केल को अच्छे तरीके से समझते हैं। पीएच स्केल किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारिकता को मापने के लिए बनाया गया एक मापना है, मतलब मापने वाली चीज़ है पीएच स्केल। किसको? क्षारीय विलयन को या अम्लीय विलयन को यह माप के बताता है, ठीक है। यह विलयन में उपस्थिति H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करता है, जिस आधार पर यह विलयन को एक मान प्रदान करता है जिसे पीएच और निगेटिव मान कहते हैं, ठीक है। तो एक मान प्राप्त करता है जो कि जिस मान का हम लोग क्या नाम देते हैं? पीएच निगेटिव, ठीक है। चलो याद रहेगा, बहुत बढ़िया। ये जो पीएच स्केल है इसमें 1 और 14 यानी कि कहने का मतलब है कि 1 से लेके 14 तक हम चीज़ों के बारे में जानते हैं, तक अंक अंकित है, यानी कि 1 से लेके, ठीक है, कितने तक? 14 तक अंक दिए गए हैं इसके अंदर। और यही हमें इसमें बताता है कि कितना पर अम्ल होगा, कितना पर क्षार होगा और कितना पर नॉर्मल होगा, ठीक है। आगे ध्यान से देखो, थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट है, हर चीज़ को काफ़ी बारीकी से हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना पीएच का जो मान होगा उतना ही कम होगा। क्या मैं बता रहा हूँ? ध्यान से देखना। विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी भी अधिक होगी, अधिक मतलब जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, पीएच का मान उतना ही क्या होगा? कम होगा। याद रख लेना ये टॉपिक, ठीक है। चलो आगे देखो, एक छोटा सा इसमें भी एक पॉइंट है। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है, 7 से क्या है? कम है, याद रहेगा ना, 7 से कम मतलब नीचे की ओर 1 की तरफ मान लो बढ़ रहे हो, 7, 6, 5, 4, 3, तो अम्ल होगा। वो क्या होगा? अम्ल होगा। यानी 1 से लेके 7 तक के क्या होते हैं? 7 से कम की बात कर रहा है, ये अम्ल होते हैं। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 है, यानी कि प्रोपर का प्रोपर क्या है? 7 है, और उससे अधिक है तो उसे क्षार बोलते हैं। अगर मान लो 7 हो जाएगा तो ये तुम्हारा नॉर्मल हो जाता है। क्लियर है? यहाँ देखो, पीएच स्केल में किसी विलयन का मान अगर 7 है तो वह उदासीन विलयन कहलाता है। अब एक यहाँ पर मैं लाइन के द्वारा आपको चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लो यहाँ 7 है, 7 को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं, ठीक है, उदासीनीकरण या उदासीन विलयन बोलते हैं। 7 से कम जितना भी तुम्हारा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब तुम्हारा क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। और 7 से आगे चल जाओ कितना तक? 14 तक, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा जो लाइन मैंने समझाया, यहाँ से आपको अम्ल, उदासीन और क्षार तीनों चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो थी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया एक लाइन के द्वारा, आपको डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है। इसके दैनिक जीवन में पीएच का जो महत्व है मेरे भाई वो क्या होता है, और एक एक पॉइंट करके इतने बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा आप सारे चैनल को भूल जाओगे कि क्लास 10th में कोई भी चैनल भी है। ये चैनल बेस्ट है, पकड़ के रख लो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर हर चीज़ आपको मिलता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के साथ। देखो इसमें पहला पॉइंट है कि हमारे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं जैसे कि पाचन होता है और उत्सर्जन होता है हमारे शरीर के अंदर को संपन्न होने के लिए पीएच मान 7 से लेकर 7.8 तक होता है। यानी जो हमारे शरीर में उत्सर्जन होता है,
जो भोजन पचता है उसके लिए 7 से लेके 7.8 तक जो पीएच मान होता है वो सही होता है। क्लियर रहेगा ना, ऑब्जेक्टिव में मार दोगे ना 7 से लेके 7.8 तक होता है, बिल्कुल भी मेरे भाई। दूसरा पॉइंट याद रख लेना कि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय होने लगता है, यानी दांत खराब होने लगता है। अगर 5.5 से कम हो जाएगा पीएच मान तब, ठीक है। चलो, वर्षा के जल का मान 5.6 से कम हो जाने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी 5.6 के अगर नीचे आ गया, 5.6 से कम होने लगा, 5.5, 5.4, 4.3, तो समझो कि वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका भैया है ना, हर चीज़ इतने बारीकी तरीके से कराएगा, आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। अगला पॉइंट के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि चौथा पॉइंट है मेरे भाई, ठीक है। और इसमें 4 गो 5 गो सारे पॉइंट्स मैंने बहुत बेहतर तरीके से बना रखे हैं। चौथा पॉइंट है आपका कि पौधे तथा फसलों को अच्छी तरह, है ना, वृद्धि करने के लिए एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकताएं होती हैं। अगर मान लो आपको पौधा उगाना है, अनाज उगाना है, अच्छे से खेती करनी है, तो उसके लिए भी एक फिक्स पीएच मान होना चाहिए, एक निश्चित पीएच मान होना चाहिए, जितना आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग। और अगला है पीने के पानी का पीएच मान 7 से लेकर 7.2 तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? पीने वाले पानी का जो पीएच मान होता है 7 से लेकर 7.2 तक होना चाहिए। 7 पीएच मान उदासीन मान होता है ना, यानी कि जिस भी चीज़ का अगर 7 मान है तो क्या है? उदासीन है। जैसे पानी का मान 7 होता है वाटर का, तो उदासीन पानी कहलाता है। 7 से ज़्यादा भी होता है, तो हम लोग सब चीज़ को डिटेल में जानेंगे, है ना। 7 किसके लिए बताता है मेरे भाई? उदासीन को बताता है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। 7 से कम किसको बताता है? अम्ल को। और 7 से ज़्यादा 14 तक, यानी 1 से लेकर 6 तक अम्ल को दर्शाता है। 7 उदासीन होता है। और 8 से लेकर, यानी 7 के बाद 14 तक ये क्षार होता है। इधर वाला क्या होता है मेरे भाई? क्षार। इधर वाला क्या होता है? अम्ल। और 7 क्या होता है? उदासीन। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड आप कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसमें 2-3 कुछ चीज़ें और भी मैंने इंक्लूड कर रखी हैं ताकि आपको दिक्कत का सामना न करना पड़े। जैसे अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त प्राप्त होने वाले पदार्थ लवण कहलाता है। यानी अम्ल के साथ अगर क्षार दोनों मिलकर अभिक्रिया करेगा तो उसके फलस्वरूप जो भी चीज़ प्राप्त होगा हमें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चीज़ें समझ में आ रही हैं? जो चीज़ें बोलता हूँ ना, उसे एक बार और अपने से बोलो, अपने से समझो मेरे भाई, क्योंकि आपको जो भी चीज़ दिया जा रहा है ना, उसकी मान सम्मान करनी सीखनी होगी। हमें रिस्पेक्ट करना होगा हर वो चीज़ का जिसके लिए हम आभारी हैं, जो हमें मिल रहा है, ठीक है। स्वाद में नमकीन होते हैं क्या? लवण। और लवणों का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है ना। 7 से कम या 7 से अधिक भी हो सकता है। 7 से कम भी हो सकता है, 7 से अधिक भी हो सकता है। वही हमारा क्या कहलाता है? लवण। तो बिल्कुल भी मेरे भाई टेंशन नहीं लेनी है। आपका भाई अभी है, एक एक चीज़ को इतने बारीकी तरीके से करा देगा, सोचिए नहीं होगी, एक एक बारीकी तरीके से कराएगा, ठीक है। दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण लवण, ठीक है। क्या मेरे भाई? कुछ महत्वपूर्ण लवण, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। ये पॉइंट याद रख लेना। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले, है ना, कुछ महत्वपूर्ण लवण है। तो पहला लवण क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, है ना। हमारे रोजाना ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है, दैनिक जीवन में इस्तेमाल होता है। हम लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें इस्तेमाल होता है। बनाने का विधि इसका क्या होता है? देखो ध्यान से। सोडियम क्लोराइड यानी जो नमक होता है हमारा, ये जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड टूटकर कास्टिक सोडा में बदल जाता है। याद रखना, जलीय विलयन में जब कास्टिक सोडियम क्लोराइड टूटता है तो कास्टिक सोडा बना देता है मेरे भाई, ठीक है। साथ में क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस भी निकलते हैं। साथ में क्या होता है मेरे भाई? हाइड्रोजन गैस इसके निकलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी क्लियर तरीके से इसका मैं आपको एग्जाम्पल करा देता हूँ। देख लो, चीज़ें मैंने इतने बारीकी तरीके से बना रखी है ना, नहीं बोलना पड़ेगा आपको कुछ भी।
2NaCl H2O क्या बन गया, 2NaOH Cl2H2, सब अलग अलग हो गया। तो वही चीज़ें कह रही थी कि कास्टिक सोडा में बदल जाता है, साथ में क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस का मतलब निकलते हैं, हाइड्रोजन गैस अलग निकल दिया, ठीक है। उसके बाद क्लोराइड कह रहा था, क्लोराइड अलग निकल गया तुम्हारा, ठीक है, बाकी जो बच गया तुम्हारा इधर है, सिंपल सा बात है यार। तो वही चीज़ें मैं आपको समझा रहा था। इसका उपयोग देख लो, कागज़ तथा साबुन उद्योग में, है ना, अगर मान लो कागज़ बनाना है, साबुन बनाना है तो उसका इस्तेमाल इसमें होता है। औषधि के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, नहीं होता है थोड़ा सा वीडियो पीछे करके फिर से देख लो। दिक्कत क्या है मेरे भाई, विरंजक चूर्ण के बारे में हम लोग जानेंगे। किसके बारे में, विरंजक चूर्ण के बारे में, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ये थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएंगी। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। चलो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। किसका, कॉस्टिक सोडा, सॉरी विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, कॉस्टिक सोडा ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने, चलो हो जाती है कभी कभी, कोई नहीं। विरंजक चूर्ण का भी फॉर्मूला यही आपको लिखना होगा, ब्लीचिंग पाउडर को भी अगर पूछ दे तो यही लिखना होगा। इसकी बनाने की विधि, बुझे हुए चूने पर, है ना, क्लोरिक गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण जो है प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, अब मुझे को समझाना नहीं पड़ेगा, सब लिखा है, बुझा हुआ चूना है, एक क्लोरीन है, एक विरंजक चूर्ण हो गया, और जल कहाँ चल गया, किनारे चल गया। इसके उपयोग की अगर हम लोग बारे में बात करें तो इसका उपयोग सूती वस्त्र उद्योग के विरंजक चूर्ण रूप में किया जाता है। सूती वस्त्र जहाँ बनता है तो वहाँ पर वस्त्र के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। क्लियर है, क्लियर है। देखो दो तीन चीज़ें इसमें हैं, है ना। दूसरा पॉइंट इसमें कह रहा है कि जल को कीटाणु रहित बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। कागज उद्योग में विरंजक के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और तीसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि अगला है। तीसरा दो चीज़ हम लोगों ने ऊपर जान लिया, ठीक है। चलो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सूत्र दिख रहा है, CaSO4 × 1/2 H2O होता है, ऐसे CaSO4 × 1/2 H2 होता है। ये तुम्हारा किसका सूत्र है मेरे भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उम्मीद करता हूँ ये सूत्र आपको याद हो गया होगा। ये 1/2 इसी तरह से लिखा आता है टाइपिंग में, तो इस तरह से लिखाया है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, उतना अच्छे से याद केवल कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो आपको अच्छे से डिटेल में दिखाई देगा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलो इसको अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना इसके एक एक पॉइंट को। सूत्र आपने देख लिया। रासायनिक नाम इसके अगर बात करें तो कैल्शियम सल्फेट हेमी, है ना, हाइड्रेट कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट, है ना, हाइड्रेट कहा जाता है। ये क्या लिख दिए हैं भाई, ये टाइपिस्ट लोग नहीं सुधरने वाले हैं, इन लोग की क्लास लगाता हूँ, ठीक है। देखो अगला, बनाने की इसकी विधि क्या होती है, जिप्सन यानी CaSO4 2H2O। ये जिप्सन का सूत्र होता है, अच्छे से याद रखना, को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर इसके जल के अणु उड़ जाते हैं। इसके जल के जो भी अणु होते हैं वो सब भाप बन के भाप में उड़ जाते हैं, तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यहाँ पर चीज़ें हैं, CaSO4 2H2O, तुम्हें पता है ना किसका सूत्र है, यहाँ बता रखा है जिप्सन का। और फिर ये क्या बन जा रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और ये क्या 11/2 H2O है। तो चीज़ें याद रखना मेरे भाई, ठीक है। चलो बिल्कुल भी क्लियर तरीके से चीज़ें आपको याद हो रही हैं मुझे लगता है, ठीक है। चलो तो इसका उपयोग यहाँ पर दे रखा है मेरे भाई, घरों की पुताई तथा डिज़ाइन बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जो घर में आपका पेंट उंट होता है ना, किसी का हाथ भी टूट जाता है तो उसमें जो पेंट किया जाता है हाथ में टूटने पर, तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। मूर्तियों तथा खिलौने बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। और डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, देखो जो मैंने कहा, यानी कि हड्डी उड्डी टूट जाती है तो उसमें तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सारी चीज़ें आप जान चुके हो अच्छी तरीके से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पे क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से बना दोगे। अब बेकिंग सोडा ना खाने वाला सोडा कहलाता है। ये जो बेकिंग सोडा होता है, समोसा वमोसा आप खाते हो, सिंघड़ा खाते हो, उसमें इस्तेमाल होता है। कचौड़ी बनता है घर में, पूड़ी बनता है घर में, उसमें डाला जाता है फूलने के लिए, मुलायम लगने के लिए। क्या डाला जाता है, बेकिंग सोडा, है ना, खाने वाला सोडा। चलो इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है, याद रख लेना। और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, एक में है, सुना,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलो इसकी बनाने की विधि मेरे भाई देख लो ध्यान से। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी Ca2 तथा अमोनिया यानी कि NH3 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। चलो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि हमें बेकिंग सोडा कैसे मिलता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को तथा अमोनियम को गैस प्रवाहित करने पर हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। इसके साथ अमोनियम क्लोराइड भी बन जाता है। क्लियर है, हमें सोडा तो मिल जाता है बेकिंग सोडा, लेकिन उसके साथ साथ हमें अमोनियम क्लोराइड भी मिल जाता है मेरे भाई, क्योंकि ये बन जाता है फोकट में ही। ठीक है, जब इस नियम को फॉलो करते हैं तो उसके एग्जांपल्स में सारी चीज़ें लिख रखी हैं। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। H2O क्या होता है? जल। CO2 तुम्हें दिख रहा है, सबका नाम यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मेरे से यहाँ पर तुम सवाल नहीं करोगे कि भैया ये कैसे हो गया। चीज़ें याद हैं। उपयोग की अगर हम लोग बारे में बात करें तो बेकिंग सोडा का उपयोग केक तथा डबल रोटी में किया जाता है बनाने के लिए। चलो क्लियर है। दूसरा पॉइंट है, इसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। और तीसरा है कि रसोई घर में स्वादिष्ट पकौड़े बनाने में भी किया जाता है। पहले ही मैंने आपको बताया था कि खाने उन्ने में इस्तेमाल इसका किया जाता है, तो चीज़ें बताने की अब ज़रूरत नहीं है। आप सब इतने स्मार्ट हो कि सारी चीज़ें आप लोग आराम से कर लोगे। अगला हम लोग जानने वाले हैं धोवन सोडा, है ना, जो धोने वाली सोडा होती है मेरे भाई, जिसको धोने का सोडा है ना, धोवन सोडा इसको बोलते हैं, धावन नहीं, धोवन सोडा। चलो इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2। याद रख लेना, ये सूत्र याद रख लेना, Na2CO3 इंटू यानी गुणा 10H2O यानी 10H2O। याद हो गया? देखो एक बार और याद होगा, है ना। रासायनिक इसके नाम के बारे में बात करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रेट इसको कहा जाता है। फैन ऑफ कर देता हूँ, थोड़ा सा आवाज़ करने लगा। चलो तो सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रेट इसका जो होता है नाम होता है। इसकी जो बनाने की विधि होती है मेरे भाई, सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर क्रिस्टलीकृत करने पर वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। वॉशिंग सोडा कैसे प्राप्त होता है वो चीज़ें 2 नंबर में सवाल पूछी जाएंगी, तो याद रखना सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर क्रिस्टलीकृत करने पर हमें वॉशिंग सोडा मिल जाता है। ठीक है, अगर इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पर है। सारी चीज़ें मैंने इतने गौर तरीके से बना रखी है, आप सब आप मचा दोगे एग्ज़ाम में। चीज़ें बिल्कुल दिख रही है तुम्हें, उसमें इसको मिलेगा तो क्या बन जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग की अगर हम लोग बारे में बात करें तो कांच में, साबुन में तथा कागज़ के निर्माण में, यानी कि कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज़ बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए, यानी कि कठोर जल को मृद जल में यानी कि मरे हुए जल में बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मृदु जल में। ठीक है, और अगला घरों में साफ़ सफाई के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। मान लो फर्श उस तुम्हारा गंदा हो गया, दीवार गंदा हो गया, शीशा गंदा हो गया, तो उसमें अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो आप इस मतलब आसानी से उस चीज़ को क्लीन कर सकते हो। लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर अगले वीडियोज़ में करा दूंगा। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय भी ला दूंगा, ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, फिर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा, फिर क्या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबका समराइज लेकर आऊँगा, है ना, मतलब निचोड़ चीज़ें आपको दे दूँगा, है ना। बेहतर नंबर लेकर आओगे, आपका भाई बोल रहा है, मचाओगे बिल्कुल बेहतर तरीके से। फेंकने वाला चैनल नहीं है, तो विश्वास करके 5 को दोस्त को जोड़ दो, शेयर कर दो अपने 5 को दोस्त के पास, और इस चैनल को बूम बूम करके उड़ाओ। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, मचाते हैं।